नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जहां वैश्विक, घरेलू और सामाजिक व्यवस्थाएं सब पर एक अभूतपूर्व दबाव है। हर तरफ बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स हो रहे हैं जो तेजी से सब कुछ बदल रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन बड़े बदलावों के पीछे का आधार आखिर है क्या। आज हम इन 4 आपस में जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, ग्लोबल शिफ्ट्स और ट्रेड। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस पर पड़ने वाला सिस्टमिक दबाव। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल बैलेंस। और चौथा, शिक्षा, कॉग्निशन और एआई। चलिए शुरुआत करते हैं पहले मुख्य विषय से, ग्लोबल शिफ्ट्स और ट्रेड। देखते हैं कि भू राजनीति और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है। एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है, 200। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 9 साल बाद चाइना का दौरा किया तो चाइना ने उनके सामने 200 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव रख दिया। अब सोचिए, ताइवान और टेक्नोलॉजी डीकपलिंग जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच इतने भारी मतभेद हैं, फिर भी एक टैक्टिकल ट्रेड ट्रूस यानी व्यापारिक शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश हो रही है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। मजबूरियां बड़े बड़े देशों को कैसे करीब ले आती हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जरा यूनाइटेड किंगडम की राजनीति पर नजर डालते हैं। सदियों पुराना 2 पार्टियों का दबदबा अब डरक रहा है। चुनावी नतीजे पूरी तरह से बदल गए हैं। रिफॉर्म यूके को लगभग 26% और ग्रीन्स को 18% वोट शेयर मिला है। वहीं लेबर और कंजर्वेटिव्स जैसी स्थापित पार्टियां दोनों लगभग 17% पर सिमट कर रह गई हैं। ये बिल्कुल एक भूकंप जैसा है जो दिखाता है कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था और वर्तमान नेतृत्व पर इस वक्त कितना अभूतपूर्व दबाव है। और इन वैश्विक टकरावों का असर भारत की व्यापारिक नीतियों पर भी पड़ता दिख रहा है। एक तरफ देखें तो नॉर्डिक देशों के साथ व्यापार बढ़कर $19 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें नॉर्वे की एक्विनॉर के साथ हुई बेहद अहम एलएनजी डील भी शामिल है। पर वहीं दूसरी तरफ भू राजनीतिक अस्थिरता और हॉर्मुज स्ट्रेट की बाधाओं की वजह से वेस्ट एशिया के साथ लंबा व्यापारिक रिश्ता थोड़ा असमंजस में है। ये साफ दिखाता है कि देश अब नए दबावों के अनुसार अपनी व्यापारिक दिशा तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत का निर्यात काफी लचीला बना हुआ है। $43.6 बिलियन के कुल निर्यात में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सर्विसेज सेक्टर अब कुल निर्यात का लगभग आधा यानी 49% हिस्सा बन चुका है। ये परिवर्तन बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बताता है कि अब हम सिर्फ गुड्स और मर्चेंडाइज पर निर्भर नहीं हैं। डिजिटल और सर्विस बेस्ड अर्थव्यवस्था इस पूरे सिस्टम को एक नई मजबूती दे रही है। अब ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स आम जिंदगी को कैसे असर करती है, इस टाइमलाइन से समझिए। 28 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गड़बड़ियां शुरू होती हैं। फिर 13 मई को एक एलपीजी वेसल वहां से गुजरता है जो कतर से कांडला आ रहा था, और इसका नतीजा 15 से 17 मई के बीच सीधे दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़कर ₹88.09 प्रति किलो हो जाते हैं। दुनिया के एक कोने में चल रही भू राजनीति सीधे आम नागरिक की जेब पर असर डालती है। ये एक सच में चौंकाने वाला कनेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, इंस्टीट्यूशंस अंडर सिस्टेमिक प्रेशर। देखते हैं हमारे लोकतंत्र के मूल स्तंभ इस दबाव को कैसे संभाल रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को तब अध्यादेश लाने की शक्ति देता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, और इसी का इस्तेमाल करते हुए 16 मई को एक अध्यादेश लाया गया जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई। अब सवाल है, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि कोर्ट में 93,000 से ज्यादा केसेस का बैकलॉग एक पहाड़ जैसा बोझ बन चुका है। ये एक बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है ताकि संस्थानिक दबाव कम हो और न्यायिक व्यवस्था अपनी रफ्तार पकड़ सके। एक और बड़ा ही जटिल संवैधानिक समीकरण सामने आता है, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 326 के बीच का टकराव। एक तरफ इलेक्शन कमीशन का चुनावों पर नियंत्रण है और दूसरी तरफ हर नागरिक का वोट देने का बुनियादी अधिकार। वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान लगभग 27,16,000 वोटर्स को हटाए जाने का मुद्दा सामने आया। अगर इन तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये घटना संस्थानिक निष्पक्षता और मतदाताधिकार पर कई बड़े सवाल खड़े करती है, जिन पर आने वाले वक्त में गौर करना ही पड़ेगा। चुनावों की इस चर्चा में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के नतीजे एक दिलचस्प आंकड़ा पेश करते हैं। वहां की रूलिंग पार्टी टीएमसी के ईवीएम वोट्स 41.1% थे,
जबकि पोस्टल वोट्स करीब 33.7% रहे। पोस्टल वोट्स में आई ये 13.2% पॉइंट की गिरावट बहुत कुछ कहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सरकारी कर्मचारियों के बीच डियरनेस अलाउंस एरियर्स को लेकर चल रहे घरेलू दबाव की तरफ इशारा करती है। देखिए कैसे संस्थानों के भीतर चल रहा असंतोष आंकड़ों में इतनी सफाई से झलकने लगता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। यहाँ हम विकास और पर्यावरण के बीच शुरू हुए नए टकराव को समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के दबाव को इस उदाहरण से समझते हैं। तुंगभद्रा डैम पर हाल ही में जो हुआ वो एक कमाल का इंजीनियरिंग एक्शन था। अगस्त 2024 में डैम का गेट 19 अचानक बह गया था, जो इंटरस्टेट जल आपूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। पर तेजी देखिए, सिर्फ 7 दिनों में एक टेम्पररी स्टॉप लॉग लगाया गया और महज 123 दिनों के अंदर सभी 33 क्रेस्ट गेट्स को बदल दिया गया। इस जबरदस्त तेजी ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्र को 50 साल और बढ़ा दिया। ये दिखाता है कि संकट के वक्त फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लचीला बनाया जा सकता है, बस रफ्तार होनी चाहिए। पर समस्या ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते वक्त हमारी इकोलॉजी पर भारी दबाव पड़ता है। उत्तराखंड का आंकड़ा देखिए, पिछले 5 सालों में 83,000 पेड़ काटे गए और देहरादून की एक सड़क के लिए 4,400 और पेड़ कटने वाले हैं। हालांकि एनजीटी ने दिल्ली रिज को बचाने के निर्देश दिए हैं, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन यानी कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाना, उसके फायदे महसूस होने में लगभग 30 से 40 साल लग जाते हैं। विकास तो तुरंत दिख जाता है, पर पर्यावरण को अपना नुकसान भरने में सदियों लंबा सफर तय करना पड़ता है। और ध्यान रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें और डैम नहीं होता। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का संतुलन भी उतना ही अहम है। बिहार में पीएम पोषण स्कीम का एक मामला सामने आया, जहां खाने में कंटामिनेशन से 150 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए। ये स्कीम सेंटर और स्टेट के 60-40 फंड शेयरिंग पर चलती है। एक लोकल फूड सेफ्टी फेलियर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि देश भर में चल रहे इन विशाल वेलफेयर नेटवर्क्स को चलाने और उनकी निगरानी करने में आखिर कितने बड़े स्ट्रक्चरल चैलेंजेस छिपे हुए हैं। सोशल हेल्थ पर इस दबाव का वैश्विक स्तर पर भी असर है, खासकर जब WHO एक PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित करता है। हाल ही में कोंगो और युगांडा में इबोला के बंडीबुगियो वायरस आउटब्रेक के चलते ये घोषित किया गया। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इस रेयर वेरिएंट के लिए अभी तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। ये लगातार दुनिया भर के ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स की तैयारियों को परख रहा है और बता रहा है कि सिस्टम पर दबाव कहीं भी कभी भी आ सकता है। और अब बढ़ते हैं आखिरी अध्याय की तरफ, एजुकेशन, कॉग्निशन एंड AI। ये हिस्सा बताएगा कि दबाव हमारे ज्ञान और सोचने की क्षमता को कैसे बदल रहा है। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का स्केल देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। इसके तहत 98 लाख क्लास 12 की आंसर शीट स्कैन की गई और उस पर 3 लेवल्स की कड़ी सिक्योरिटी लगाई गई। इससे मार्किंग का पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो गया, लेकिन लाइट इंक और लेजिबिलिटी जैसे मुद्दों के कारण करीब 13,000 पेपर्स को मैन्युअली इवैल्यूएट करना ही पड़ा। ये आंकड़े बताते हैं कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक सिस्टम को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन और इनोवेशन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस की जरूरत हमेशा पड़ती है। अब इस दिलचस्प स्थिति पर गौर करें, जिसे द कोबरा इफेक्ट कहा जाता है, यानी समस्या सुलझाने का तरीका ही नई समस्या बन जाए। भारत में इंस्टीट्यूशंस पर अच्छी रैंकिंग लाने का इतना दबाव है कि पेटेंट्स की संख्या बढ़ाने की होड़ मच गई। नतीजा, 1 लाख से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट्स तो हो गए, पर उनमें से सिर्फ लगभग 0.4% ही सफलतापूर्वक कमर्शलाइज हो पाए। जब सिस्टम क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पर जोर डालने लगता है, तो रिसर्च की असली अहमियत कैसे पीछे छूट जाती है, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। इस व्यवस्थागत दबाव का असर निवेश के नियमों पर भी पड़ रहा है। गिफ्ट सिटी IFSC को ही देख लीजिए। वहां एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1.5 लाख से आधी करके $75,000 कर दी गई है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एंट्री सिर्फ $5,000 पर आ गई है। नियामकों की तरफ से किए गए ये बदलाव आने वाले वक्त में इस बात को पूरी तरह से बदल देंगे कि हमारा घरेलू पैसा और हमारे निवेशक ग्लोबल मार्केट तक कितनी आसानी से पहुंच बनाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, दबाव सिर्फ बाहरी व्यवस्था पर नहीं है, ये हमारे दिमाग पर भी है। टेक्नोलॉजी हमारे सोचने के तरीके को बदल रही है। पहला है गूगल इफेक्ट, जहां हमें सिर्फ ये याद रहता है कि जानकारी कहाँ मिलेगी, ना कि खुद जानकारी। दूसरा है इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी,
जिसमें ये देखा जा रहा है कि वोकैब्युलरी कम होने से हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता घट रही है। और तीसरा बड़ा खतरा है मॉडल कोलैप्स, जहां एआई और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट की वजह से भाषा की विविधता कम होती जा रही है, सब कुछ एक जैसा लगने लगा है। ये साफ है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमन कॉग्निशन को बुनियादी रूप से बदल रही है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। जब हमारे ग्लोबल और डोमेस्टिक सिस्टम्स पर इतना अभूतपूर्व दबाव है, तो क्या आने वाले कल का रास्ता सिर्फ पुरानी क्षमता को बढ़ाने में छिपा है, या फिर वक्त आ गया है कि इस बात को फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर किया जाए कि इस समाज को आखिर संचालित कैसे करना है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इन तथ्यों ने विषय के कई नए आयाम और सोचने का एक नया नजरिया जरूर सामने रखा हो।